हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहां पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट्स। किस तरीके से हम एमपीपीएससी एई को फाइट करें और कहां पर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारें और गलतियां आगे ना करें। आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जो मैं टर्म्स बताऊंगा तो इसके लिए स्टार्टिंग में ही बता दूं मैं आपको कि जो नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या जानने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत है या जैसे टेलीग्राम लिंक पर पहुंचना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंकें दी गई हैं कि यूट्यूब चैनल के लिंक क्या है या फिर सिविल इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिंक क्या है। तो अलग अलग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई आपको ऐप डाउनलोड करना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग हम क्या गलतियां कर सकते हैं, तो वो गलतियां कैसे ना करें और उन गलतियों से कैसे हम बचें और किस तरीके से हम एमपीपीएससी एई को फाइट करें। तो सबसे पहले माइंड में ये वीडियो आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब हम एमपीपीएससी एई को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई साहब अब तो मुझे एमपीपीएससी एई में जाना ही है, स्टेट इंजीनियरिंग को हमें फाइट कर लेना है। तो अगर टारगेट है आपका एमपीपीएससी एई तो ये वीडियो जो आपका है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और किस तरीके से हम उसको आगे सिंगल अटेम्प्ट में हम फाइट कर पाएंगे। ओके, तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरीके से क्या सच डायरेक्ट हम टॉपिक पर पहुंचते हैं या टर्म्स पर पहुंचते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है कि एमपीपीएससी एई 2024-25 मतलब जो एमपीपीएससी एई 2024-25 आने वाली है, 2024 और 25 दो बार इसलिए लिखा हुआ है, मतलब 24 और 25 क्योंकि 2024 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। लास्ट आपका जो आया था वो एमपीपीएससी एई 2023 हुआ है, तो वो 2024 के नाम से भी आ सकता है, 2025 के नाम पे भी आ सकता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो 2024 के नाम पे आएगा, तो इसलिए एमपीपीएससी एई 2024-25 लिखा हुआ है। बात कर रहे हैं आप कि भाई साहब नोटिफिकेशन कब आएगा ये तो बता दो। तो नोटिफिकेशन जो है हमारा एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट कुछ तो नहीं बता पाएंगे, बट बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर तो वो है आपका नवंबर दिसंबर 2024 के अंदर आपका आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम्स है वो आपका जुलाई 2025 के पहले फाइनली होने वाला है। इंटरव्यू भी उसके आसपास सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे। मतलब आज जिस तारीख को मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं 9 नवंबर 2024, अगली डेट को आप यहां पर बोल दोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि जो अगली दिवाली है वो आप धूमधाम से अपने घर पर मनाने वाले हो। या तो दिवाली के पहले आपको पता चल जाएगा, दिवाली के बाद भी आपको ऐसा पता इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपका होने वाला है। क्लियर है? तो अगर आपका एमपीपीएससी एई टारगेट है तो वहां पर हमें क्या गलतियां नहीं करना है, किस तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, तो वो हम करने वाले हैं। और बैठ जाओ तैयार करने की तैयारी के लिए कि एमपीपीएससी एई। तो यहां पर आपसे पहले एक टर्म्स देखें तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि क्या आप तैयार है सरकारी इंजीनियर बनने के लिए। सरकारी इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। तैयार मतलब ऐसा नहीं कि घर से भैया मैं सोचकर बैठ गया हूं बीटेक के टाइम पर या किसी भी टाइम पर कि मुझे तो एमपीपीएससी एई निकालना है। सिर्फ इतना सोचने से नहीं होगा, वो तो है कि सपने बड़े देखो। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। अब सपने बड़े देखने के बाद हमें उस सपने की तरफ आगे बढ़ना है, तो करना क्या क्या है, तो मैंने माइंड में कर लिया है कि भाई साहब जो मुझे सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा, तैयारी तबियत से करूंगा। तो जो तबियत वाले है ना, जो तबियत से तैयारी करने वाले जिसका टारगेट ही है कि मुझे तो एमपीपीएससी बनना है, तो वो वाले की मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप तैयार हैं सरकारी इंजीनियर बनने के लिए। यानी कि आपको अगर मान लो ये जानकारी नहीं है कि कैसे पढ़ना है तो वो तो हम बता देंगे, किस तरीके से पढ़ना है तो वो भी हम बता देंगे, क्या करना है किस तरीके से एग्जाम निकालोगे तो वो भी हम बता देंगे। पर माइंड में ये होना चाहिए कि अगर ये बता दिया तो ये मैं पढ़ूंगा ही, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। मतलब माइंड में सेट हो जाना चाहिए मेरा कि मैं एमपीपीएससी एई को टारगेट कर रहा हूं और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फोकस होना चाहिए मेरा किसके ऊपर, एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पर, कि ये मुझे निकालना ही है। और वो निकालने के मैं आपको तरीके बताने वाला हूं कि कहां पर कुछ स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं और कहां तरह पर हमें गलतियां नहीं करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये गलतियां भूलकर भी ना करें। तो गलतियां भूलकर ना करें क्या है कि जैसे हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं या फिर हम एक स्टूडेंट दो तरीके होते हैं। देखो एक क्या होता है, ये होता है न्यू के लिए। जो न्यू रहेगा ना स्टूडेंट हमारा, वो क्या करेगा, और एक रहेगा हमारा ओल्ड ना लिखते हुए मैं लिखूंगा एक्सपीरियंस्ड बंदा।
एक बंदा जो एक्सपीरियंस्ड रहेगा वो क्या करेगा, और जो न्यू रहेगा वो हमारा क्या बंदा करेगा, ये यहां पर बनाने वाला। तो क्या, जैसे ये गलतियां भूलकर भी ना करें, तो क्या नहीं करें, जैसे स्किप, जो नया बंदा रहेगा वो क्या करेगा कि भैया मुझे इस सिलेबस में या इस टॉपिक में ये गलतियां, सॉरी ये मुझे टफ लग रहा है, तो टॉपिक को स्किप कर देगा। भले उसमें से ऊपर ऊपर की चीजें आने वाली हैं, जैसे मान लो कि जैसे हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स जिसको हम पढ़ते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा डिस्कशन, पर अभी यहाँ पर एक नाम ले लेता हूं कि सॉइल मैकेनिक्स है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग की जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, कॉम्पैक्शंस वाला है, मिनरल्स हैं, वहां तक हमें थोड़ा सा सिंपल लगता है, और जियो टेक्निकल बोलते हैं कि यहाँ तक सिंपल लग रहा है। बट आगे जाते आते शियर स्ट्रेंथ थ्योरी और कंसोलिडेशन, तो वो लगता है कि यार ये नहीं होगा मुझसे, तो हम स्किप कर देते हैं। कौन, जो नया बंदा है वो बोलेगा कि यार ये नहीं बनेगा मुझसे, तो स्किप कर देता हूं मैं, यहां से शायद ही आएंगे क्वेश्चन, ऐसा माइंड में हम सोच लेते हैं, जबकि वहां से हो सकता है कि हमारे सिंपल क्वेश्चन वहां से वो उठा लें। तो वो स्किप किस तरीके से हम करते हैं, तो वो स्किप नहीं करना है। दूसरा, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो क्या करता है, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है ना, वो क्या करता है कि वो सब कुछ पढ़ लेता है। सब कुछ मतलब क्या, कह रहे अरे पिछली बार ये पढ़ लिया था, तो यहां से भी ये छूट गया था मेरा, तो अब इस बार तो मैं और अच्छे से पढ़ लेता हूं, तो पूरा पूरा पढ़ लेता है वो, पूरे सिलेबस, जो सिलेबस में नहीं हो वो भी पढ़ के चला जाता है। जैसे मान लो कि टॉस पढ़ रहे हो आप, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको पता है कि मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स या हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स वाले, जो स्टैंडर्ड वाले, जो ज्यादा ही टफ वाले क्वेश्चंस बोल सकते हो, ज्यादा एडवांस वाला टॉस है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते। पर मान लो कि कोई पढ़ने बैठा तो वो भी पढ़ लिया कि गेट लेवल का पढ़ रहा हूं मैं, तो वो भी पढ़ लिया। तो जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं, कब, कि मैं बहुत सारा सब कुछ पढ़ लूं, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में ये भी है। जो एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा है वो क्या करता है कि मैं एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशंस कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की भी कर रहा हूं, अदर स्टेट्स की भी कर रहा हूं, और साथ ही साथ में गेट की भी कर रहा हूं, तो कोई ना कोई तो निकलेगा ही सही, तो मैं सारा सिलेबस साथ में लेकर चलता हूं। पर भैया जब मेन टाइम पर मैं टारगेट में हूं कि मैं एमपीपीएससी की ही प्रिपरेशंस कर रहा हूं, तो उस टाइम पर मुझे क्या करते रहना है, माइंड में मेरे को बिठाना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा ही क्वेश्चंस मुझे एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए मुझे फोकस होना चाहिए स्मार्ट वर्क पर, हार्ड वर्क पर ना होते हुए स्मार्ट वर्क की, जो मेरे काम की चीजें वो मैं ज्यादा तरीके से तबीयत से करूंगा। तो न तो मुझे सब कुछ पढ़ना है और न ही मुझे स्किप करना है, तो ये मैं गलतियां नहीं करूंगा, ना तो टेक्निकल में और नहीं मैं नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल का भी जैसे हमारे सर बताएंगे कि कुछ हमारे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो कुछ हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं स्टैटिक जीके वगैरह में, और कुछ हम ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, तो दोनों काम नहीं करना है। यहाँ पर टेक्निकल में भी हम जैसे कुछ सब्जेक्ट से छोड़ देते हैं, जैसे रेलवे छोड़ दिया आपने, बहुत सारे बच्चे जो न्यू रहेगा वो क्या करेगा, रेलवे का, या रेलवे मैंने इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही इधर उधर करके पास हो गया था, रेलवे मेरे से बैठता नहीं है, तो रेलवे स्किप करके चल। भाई साहब रेलवे के 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन तो आएंगे ही, वैसे हर यूनिट आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो रेलवे से 10 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बोल रहा हूं या सिलेबस बोल रहा है आपका, क्वेश्चंस बोल रहे हैं आपके, क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि रेलवे के 8 से 9 क्वेश्चंस हमारे पूरे रिकमेंडेशंस बेस्ड आते हैं या कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, मतलब सिंपल सिंपल आपने ऊपर से पढ़ लिया ना, तो भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैं आपका फिर थोड़ा सा ऊपर तरफ जाऊंगा कि अगर आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि क्या आप तैयार है सरकारी इंजीनियर बनने के लिए, तो आपने बोल दिया कि हाँ भैया मैं एमपीपीएससी एई बनने के लिए तैयार हूं, स्टेट इंजीनियर बनने के लिए, तो माइंड में तो तैयार कर लिया। अब आप सिलेबस खोलने से पहले, या सिलेबस ओपन भी कर लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप तैयारी शुरू करने से पहले जितने भी एमपीपीएससी के पुराने पेपर हैं, जितने भी, मतलब जब पैटर्न चेंज होने के बाद जहां से मेंस हटा है और जहां पर सिर्फ सिंगल रिटन एग्जाम होता है, तो 2020, 2021 और 2022 के जो पेपर है हमारे, वो आप पेपर क्या करें, एक बार उनको ओपन करके देख लें। सिर्फ ओपन करना है, खोल कर देखना है पेपर को कि किस तरीके से, वो आपको बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला लिंक है, तो वहां पर मिल जाएंगे। वहां से नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एमपीपीएससी की साइट पर जाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना, वहां पर स्टेट इंजीनियरिंग के आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे, तो वहां से क्वेश्चंस उठाना, उनको देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पेपर पढ़ने के लिए इस बोला है ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, ताकि आपको पता चले क्या पढ़ने का बोला है मैंने, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर। एक बार सिर्फ हमें क्या करना है,
ओपन करके देखना है कि उसमें क्या होने वाला है या किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपने वो देख लिया ना, तो आपके माइंड में बैठा रहेगा कि ये जो बंदा, मतलब मैं जो बता के जा रहा हूं आपको, वो किसी के रिगार्डिंग बता के गए हैं और मुझे क्या करना था और क्या नहीं करना था, तो वो वहां से आपको क्लिक हो जाएगा। तो आप एक बार ओल्ड क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखें, उन क्वेश्चंस को पढ़ें, सिर्फ देखें, उसमें ना आपको कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ना आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आपको सिर्फ माइंड में ये बिठाना कि आते कैसे हैं। क्लियर है? जहां पर गलतियों पर अपन पहुंचे, तो गलतियों पे कैसे पहुंचना है कि हमें कुछ स्किप भी नहीं करना है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। स्किप क्या नहीं करना है कि हम सब्जेक्ट ना छोड़ दें जो टफ लग रहे हैं वो, या ऐसा लगता है कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा है तो वो अभी भी नहीं पढ़ेंगे और हम उसको स्किप कर देते हैं। सबसे दिक्कत यही होती है कि इंजीनियरिंग में हम कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे वाला जो है, तो रेलवे में हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर या रट कर आप बोल देते हो कि मैं एग्जाम में पास हो गया हूं, बट यहां पर हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा आईएएस कोड पढ़ लें, वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, तो स्किप ना करना है। और सब कुछ भी नहीं पढ़ना है कि जो ना आने वाला हो वो भी पढ़ के ना जाए। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आती है, तो उसमें एक पंप वाली में पढ़ी होगी यूनिट, आपने पढ़ी होगी ना, पंप जिसमें, और टरबाइन। तो टरबाइन और पंप हमारा एमपीपीएससी एई के सिलेबस में नहीं है। अब जो बंदा है वो बोलेगा कि यार ये भी पढ़ ही लेता हूं मैं, तो पढ़ लिया, कोई गलती नहीं की उसने, समय भैया समय, उसमें गया तो थे ना उसका समय। जब प्रैक्टिस करेगा तो बार बार उसको क्वेश्चंस यही आएंगे कि मैं एमपीपीएससी में पढ़ रहा हूं तो उसके भी क्वेश्चन देख लो, टरबाइन वर्बाइन के भी देख लो। तो दिक्कत क्या आएगी, बार बार वो उसमें रिपीटेशंस में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज नहीं ले रहे हो आप। नॉलेज मतलब आप ये नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आप उसको कर रहे हो। देखो, दो तरीके से प्रिपरेशंस होती हैं, और ये आपको बता दिया जाए कि एग्जाम्स निकलती हैं प्रैक्टिस से। किससे निकलती हैं? प्रैक्टिस से, ना कि ज्यादा नॉलेज से। ज्यादा नॉलेज से मैं रिसर्च कर सकता हूं, मैं नॉलेजेबल बंदा हो सकता हूं, बट ज्यादा पढ़ने, ज्यादा मतलब नॉलेज से आपकी एग्जाम्स नहीं निकलती है। एग्जाम्स में नॉलेज मतलब जैसे आपको मान लो पूरा डेरिवेशन याद है बर्नौलीज थ्योरम का, तो वहां पर डेरिवेशन नहीं पूछा, उसकी कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। तो दूसरा आपका क्या है, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर देखना है। जब ओल्ड क्वेश्चंस पेपर देख लिए तो मुझे स्किप क्या करना नहीं है, और सब कुछ क्या नहीं पढ़ना है, वो दोनों पे ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि बीच में अभी बता देंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दो ही चीजें याद रखना है भाई साहब, हमें एक प्रैक्टिस और दूसरा हमें कंसेप्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं तो रट के पास हो जाता हूं, नहीं होती है भैया, नहीं होती। कितने करोगे रट के क्वेश्चंस? तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो और कंसेप्ट बना लो। कंसेप्ट बना लो मतलब जो टर्मिनोलॉजी आई है ना कि एसएसडी है, जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये यूज कहां होती है और इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो ना, तो उसके बाद हम क्या हो जाता है कि पता चल जाता है, वो अंदर चीजें बैठ जाती है। फिर वो वैल्यू लोग आपको बोलेगा ना कि एसएसडी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एचडी कब होता है, तो आप बोल दोगे कि जब हमारा 1 वे 2 वे ट्रैफिक बन रहा हो, मतलब सिंगल लेन रोड हो और उसमें 2 वे 1 लेन हो और 2 वे ट्रैफिक आ रहा हो, तब आप 2 टाइम्स ऑफ एचडी कर देते हैं। वो क्या कंसेप्ट बैठ गया हमारा, इस कारण किया गया होगा आपका। तो एक्सपीरियंस बंदे को सब कुछ पढ़ना नहीं है यहाँ पर, और न्यू वाले बंदे को क्या नहीं करना है, कुछ स्किप नहीं करना है। रेलवे वाले और कुछ सब्जेक्ट है हमारा, तो गलतियां नहीं करना है। ऐसा सिर्फ इस सिलेबस की नहीं बात कर रहा हूं कि मैंने रेलवे का ही नाम लिया है, ऐसा बहुत सारे सिलेबस में हम करते हैं। आरसीसी का भी नाम लूंगा मैं, स्टील का भी नाम लूंगा, तो थोड़ा सा मैं सिलेबस में आगे, जैसे पीएससी छोड़ देते हैं, प्री स्ट्रेट कंक्रीट, तो हम आगे बताएंगे अभी। अगर हम बारे जाने कि जाने सफलता की अचूक मंत्र, अब यहां पर टर्म्स क्या है, अचूक मंत्र में आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाने वाला हूं भैया। और आप ये भी ना समझें कि ये भाई बोल रहा है, ये भाई मतलब जैसे मेरी बात करूं तो आप बोल रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं कि तैयारी करो एमपीपीएससी और यहाँ पर टाइम पास करवाने आ गए। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आप ये समझ लो कि जो आप जैसे देखो कितना ही पढ़ते हो 10-15 मिनट तो आप टाइम पास कर ही लेते हो, तो आप ये समझ लो कि टाइम पास के लिए ही वीडियो देख लो मैं, ठीक है, आप ये समझ लो कि मैं टाइम पास के लिए वीडियो देख लूं, तो उसमें आपकी कुछ काम की आ जाएगी चीजें। उसके बाद आपको बैठना है तबियत से तैयारी करने के लिए। तो सफलता के अचूक मंत्र मतलब वो अपने कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ऐसे तो हर कोई एग्जाम निकाल देगा। मंत्र मतलब यहां पर ये है कि कुछ ऐसे टिप्स बोल सकते हैं हम कि किससे हम एग्जाम निकाल सकते हैं और कहां से हमें अच्छी तरीके से क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ना है। एई बनना है, ये टारगेट है मेरा। क्या टारगेट है? एई बनना है। एमपीपीएससी एई का मेरा टारगेट है। तो इसके लिए आपकी अगर जानकारी देखें
तो जानकारी में क्या रहेगा कि एक तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सिलेबस हमें साथ में रखना है। सिलेबस साथ में रखना है मतलब जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो सिलेबस को माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है, साथ में रखना है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, किस तरीके से मुझे पढ़ते जाना है। तो सिलेबस होना चाहिए मेरे हाथ में, ताकि उससे क्या माइंड में रहे कि मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया है मैंने। जैसे मान लो एफएम पढ़ने बैठे और आप पंप तक, टरबाइन तक पहुंच गए और पता चला कि मेरे पास समय बहुत कम था, तो टरबाइन और ये भी तो छोड़ सकते थे ना हम। ये ठीक है। फिर दूसरा, प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यूअसली, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर हो तो निशान। तो समझ गए होंगे कि बार बार प्रैक्टिस करने के बाद कितनी भी कठिन चीजें हो वो सरल बन जाती हैं। इसका मतलब ये है सिंपल सा, कितनी भी कठिन चीजें हो वो क्या बन जाती है, बार बार प्रैक्टिस करने से वो सरल बन जाती हैं। 20 का पढ़ा 19 का पढ़ा आपको नहीं आता था जब आप दूसरी तीसरी में थे, पर आज आप किसी भी तरीके से कंसेप्ट बन गया तो आप उसको बता सकते हो। ये बस सरलता है। तो यहां पर प्रैक्टिस में आपको इस तरीके से बोलूंगा अभी यहां पर गाइस कि एग्जाम, जैसे माना कि मैंने बोला कि नवंबर में दिसंबर में नोटिफिकेशंस आ जाएगा, एग्जाम आपकी जुलाई तक हो जाएगी, ठीक है। तो 6 महीने की गैप है, 180 दिन है, मान लो मेरे पास 200 दिन है। अब आपने सब्जेक्ट जो पढ़ा है वो 1 जनवरी के आसपास पढ़ना, मतलब 1 दिसंबर से पढ़ना चालू किया और 1 दिसंबर से आप पढ़ रहे हो और वो सब्जेक्ट को मुझे याद कब तक रखना है, कम से कम जुलाई तक याद रखना है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम इस माइंड को जितना लोड देते हैं ना, लोड कौन सा वाला, इफेक्टिव वाला, उतना ज्यादा ये याद रखता है। तो कैसे करूं मैं, तो मैं बताता हूं कि रिकॉल करने की इस माइंड की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। क्यों बोलता ना मुझे याद नहीं रहते हैं कि मतलब मैं सब्जेक्ट, जैसे मैंने आरसीसी पढ़ा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, पर थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने बोला कि मैंने आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ा, आरसीसी पढ़ा मैं 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में मेरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। 11वें दिन 12वें दिन मैंने क्या कर दिया, उसके एमसीक्यू लगा दिए, तुरंत बन गए मेरे से एमसीक्यू। अब वही सब्जेक्ट मैंने बोला कि जब मैं उसकी सारे सब्जेक्ट कर लिए और फिर मैंने उसका प्रैक्टिस शीट लगाई, या प्रैक्टिस शीट की बजाय मैं ये बोलूंगा कि मैंने जब मॉक टेस्ट दिए तो जब आरसीसी के और स्टील के इनके क्वेश्चंस आए तो मेरे से बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे का कारण दोस्त ये है, सिंपल सा कारण ये है कि मैंने आरसीसी पढ़ा था मान लो 1 दिसंबर को, है ना, और आपने मान लो 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया, 11 दिसंबर को उसके एमसीक्यू। तो आपके माइंड को आपने इतना ही लोड दिया, क्या दिया, इफेक्टिव बनाने के लिए कि आपको 10 दिन याद रखना है, 1 तारीख से 10 तारीख तक और 11 तारीख तक। 11 तारीख को आपने एमसीक्यू लगा लिए उसके प्रैक्टिस शीट के और आपने आगे बढ़ दिया, दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, तो आपके माइंड को सिर्फ वो 11 दिन याद रहा। अब मैं इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि आप जैसे आरसीसी पढ़ रहे हो, 10 दिन पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आपको टारगेट तो रखना ही है कि बीच बीच में मुझे क्या करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। तो प्रैक्टिस करते जाना है, यानी कि आरसीसी पढ़ा, फिर आपका आरसीसी हो गया, फिर मान लो मैंने एफएम उठा लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो जैसे मान लो ये 1 से 10 तारीख के बीच में हुआ और आपने 11 से मान लो 18 तारीख, या इसको मान लो थोड़ा सा आपने 20 दिसंबर तक इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब 20 दिसंबर से 21 दिसंबर को सिर्फ आप प्रैक्टिस शीट लगाओगे, प्रैक्टिस, तो आप 21 को एफएम के मत लगाओ, आप आरसीसी के लगाओ। किसके लगाओगे, आरसीसी के लगाओगे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको वो जो 10 तारीख तक याद था वो 21 तारीख तक याद रखना पड़ेगा। किसको, इस माइंड को। तो उसने याद रखा भी 21 ने, तो आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, 21 दिन की बढ़ गई, और बिल्कुल याद होगा आपको। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं पहले सब्जेक्ट से हो जाएगा, आप ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स करते रहिएगा। जैसे एफएम कर लिया, अब एफएम के बाद आपने मान लो सॉइल मैकेनिक्स उठा दिया, अब जिन दिन सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ तो आप प्रैक्टिस शीट लगाओगे, तो प्रैक्टिस शीट सॉइल की नहीं लगाना है, किसकी लगाना है, एफएम की। ऐसे ऐसे करके फिर आप दिन बढ़ा सकते हो। दिन कैसे बढ़ा सकता हूं, अब एफएम कर लिया, सॉइल कर लिया, उसके बाद आरसीसी लगाओ। तो ये होता है हमारा सबसे अच्छा एक प्रैक्टिस का मंत्र, बोल रहे हो ना, ये हो गया मंत्र हमारा। तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा मैं, प्रैक्टिस कैसे करूंगा मैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब स्किप, सॉरी स्किप तो नहीं बोलूंगा, अल्टरनेट मतलब एक सब्जेक्ट का होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को उठाया और उसके बीच में तीसरा सब्जेक्ट को मैंने रख दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो अल्टरनेट सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस, लिविंग दी करंट प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट या करंट रिवीजन सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट का आपने रिवीजन किया है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उस सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट में उठाऊंगा मैं। अल्टरनेट सब्जेक्ट की हमें प्रैक्टिस करते जाना है।
फिर प्रैक्टिस हमें इस तरीके से करना है कि भाई साहब हम क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं एमपीपीएससी ए की, तो मैंने क्वेश्चंस उठा लिए मेंस टाइप के, गेट के क्वेश्चंस उठा लिए, गेट के भी मेंस लेवल मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं वो नहीं उठाना है, क्योंकि भैया ये गलतियां ना करें ना हम, एमपीपीएससी में ना तो ज्यादा डीप का क्वेश्चन आता है और नहीं ज्यादा बेसिक्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाते हैं। तो मैं यहां पर ये बताने वाला हूं कि ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है जिसको हम बोले कि अरे अरे तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, तो न्यूमेरिकल भी आते हैं तो छोटे छोटे से आते हैं। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों की करना है जो थोड़े से सिंपल टाइप के हो या थोड़े से कंसेप्चुअल हो, थोड़े से न्यूमेरिकल जो हो वो थोड़े से हमारे सिंपल टाइप के हो। एक बोलते हैं ना एक हायर लेवल के होता है, एक होता है सिंपल लेवल का, तो सिंपल लेवल के या ऑर्डिनरी लेवल के जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे आपका आईएएस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल उठाइएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बट उनके वो क्वेश्चंस उठाइएगा जो ज्यादा सिंपल हो, या ज्यादा सिंपल हो मतलब उसमें जो सिंपल लेवल के हो या ऐसा लगता हो कि हाँ ये इस तरीके से बन सकता है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो हमें प्रैक्टिस करना है, सिलेबस सामने रखना है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाना, स्किप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी हमें बना के रखते हुए चलना है सब्जेक्ट्स के साथ में। और जो सिलेबस है ना हमारा उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। और दूसरा 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 और दूसरा जो है वो है एग्जाम जो होना है वो ऐसा नहीं होना है कि नॉन टेक की अलग होगी और टेक्निकल की अलग होगी, तो हमें नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्लियर है? और ये जो मैंने बताया ना प्रैक्टिस करने का तरीका, नॉन टेक और टेक्निकल का दोनों को साथ में लगते चलना है, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है कि पहले मैं टेक्निकल पढ़ लेता हूं फिर बैठूंगा तो मैं नॉन टेक्निकल पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं करना। मुझे टेक्निकल भी साथ में पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी, दोनों कंबाइंडली, तो बीच बीच में चलता रहेगा ना। भाई साहब आप सिर्फ रोटी रोटी खा लो फिर बोलो कि मैं थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद मैं सब्जी पी लूंगा, सब्जी खा लूंगा, ऐसे नहीं होता ना। स्वीट्स बाद में ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा अब सब चल रहा है, तो आपको क्या लगता है टेस्ट बंद रहता है। यहाँ पर भी वही है, माइंड को टेस्ट मतलब माइंड को वेरिएबिलिटी आती रहती है। वेरिएबिलिटी मतलब सोम का थोड़ा सा पढ़ लिया मैंने, थोड़ा सा स्टील भी पढ़ लिया और थोड़ा सा मैंने नॉन टेक उठा लिया, तो सारे सब्जेक्ट एक साथ चलते रहेंगे ना। माइंड को ऐसा रहेगा कि मैं जितना इस माइंड का उपयोग करोगे ना उतना चलता है, ना किसी के पास कम होता है ना किसी के पास ज्यादा होता है, सबके पास बराबर होता है माइंड। मेरे मोबाइल तो सभी बराबर जैसे जैसे चला लेते हो ना, तो वहीं से समझ जाओ किसी के पास कम ज्यादा माइंड नहीं है। तो ये टारगेट रखना है, नॉन टेक प्लस टेक्निकल साथ में चलते रहना है। और नॉन टेक की यह बात आई है तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता दूं कि बच्चे आईसीटी और जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स वगैरह है वो हम स्किप कर देते हैं कि बहुत ज्यादा लगता है। नहीं है भैया, उसका सिलेबस पढ़ लो एक बार। नॉन टेक का जो आईसीटी का है, कुछ ही सब्जेक्ट्स में बोले ना कम एफर्ट्स में ज्यादा नंबर कैसे कमाए। आप बोलोगे मंत्र दो हमें, तो ये मंत्र दे दिया दूसरा तीसरा मैंने, क्या दे दिया कि कम एफर्ट्स में ज्यादा नंबर। आपका आईसीटी जो है ना कंप्यूटर वाला, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला, उसमें बहुत ही कम पढ़ना है आपको। मुश्किल से 15-20 पेज पढ़ोगे और आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन नहीं 15 नंबर आ जाएंगे मेरे। कितने? 15 नंबर। उसी तरीके से जो नेशनल जीके वाला उससे भी 7, 8 या 10 तक क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी है, मतलब कि स्पोर्ट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वेलफेयर वगैरह, तो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके नोट्स भी आते हैं और उसका एक बार आप सिलेबस देखना यूपीएससी का, उसी से उठाया है एमपीपीएससी ने भी। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे ना वहां से, तो आपके वहां से 8 में से 6-7 क्वेश्चन कहीं से नहीं कहीं सिंपल से बन जाएंगे। करंट से रिलेटेड पूछेगा, जैसे अभी नोबेल प्राइज मिले हैं तो 5-6 नोबेल है, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए या बन सकता है। तो ये एक बार देखने में कितना समय लग रहा है। स्पोर्ट्स हुए हैं, अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं, अभी टेस्ट सीरीज हुई है, तो ऐसे ऐसे टर्म्स देख लो ना बेसिक से, तो यहां से बन जाना है। तो ये होता है कि ज्यादा पढ़कर जो नंबर नहीं कमा पाते वो कम पढ़कर हम नंबर कमा लेते हैं। नहीं, तो कम पढ़ने वाली भी ट्रिक बता दी मैंने, क्या कि आईसीटी सब्जेक्ट जो है वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और जो नेशनल लेवल का है वो भी हमें स्किप नहीं करना है। क्लियर है? बात करें हम टेक्निकल की, वापस आ जाएं तो टेक्निकल में हमें अल्टरनेट सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाना है और अल्टरनेट सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते जाना है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कोशिश करें कि हम साथ में पढ़ते जाएं। ओके, यहां पर जैसे मैं बताऊंगा कि कितने तरीके से सिंपल भी आ सकते हैं और हमारे थोड़े से कंसेप्चुअल भी आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि द बॉम्बे रोड प्लान कमेंस्ड फ्रॉम, किस दिन आया था भैया? ये तो आप बोलोगे कि ये तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिस दिन स्टार्ट किया था पहले ही दिन पढ़ लिया था।
है ना। तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, क्लियर है। ये इस तरीके से देखो हमारा अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमारा रिगार्डिंग द सिंगल शेयर, ये हमारा रिवेट स्टील का सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप के आपके सिंगल लाइन के क्वेश्चन से छोटा सा हमारा 2 लाइन में होने जाना है, क्लियर है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से न्यूमेरिकल। ये एयरपोर्ट वाला है, बिल्कुल रिकमेंडेशन है। और ये जो हमारा है सॉइल मैकेनिक्स का सिंपल सा कि कौन सा मिनरल हमारा यहां पर होगा इस टाइम के इक्विवेलेंट के रिगार्डिंग। ये हमसे पूछा गया है कि ब्रॉड गेज का हमारा कितना अलाउेबल सुपर एलिवेशन मैक्सिमम बताएं। भाई साहब आपने पढ़ा है ना 10% होता है जितना हो, जैसे ब्रॉड गेज की साइज कितनी होती है 1650 mm, 1650 mm का 10% कर दो तो 165 पे आप टिक करके आ जाओगे। सभी का ये हेड लॉस वाला तो बेसिक सा फार्मूला पढ़ा है आपने, बर्नौलीज थ्योरम से निकाल के लाया हो। तो ऐसे सिंपल से भी आ जाते हैं, बट ये कभी हम स्किप कर देते हैं तो माइंड से उतर जाता है। अब दूसरा मैं आपका यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने बुलाया है कि आपके रेलवे वगैरह आप छोड़ देते हो, दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत सारा आप टॉपिक स्किप करते हो, तो टॉपिक स्किप करने वाला जो है ना टॉपिक, वो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक स्किप करते हो और वहां से सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहां पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा आरसीसी है, स्टील है और ये रेलवे ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, इनके आईएएस कोड जो है वो बिल्कुल पढ़ ले, क्योंकि मैंने बीटेक पढ़ने के बाद आपने पढ़ा ही नहीं है। मैंने मतलब मैं यहां पर आपको लेकर बोल रहा हूं भैया, तो आईएएस कोड पढ़ लोगे ना तो आधे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बन जाना है भैया। आपका स्टील, आरसीसी और रेलवे और एयरपोर्ट ये रिकमेंडेशन से आ जाते हैं। मैंने बोला ये कि रेलवे तो पूरा रिकमेंडेशन पर बेस्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के रिकमेंडेशन आ जाते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस पढ़ो, वहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे और कुछ नहीं करना है, सरसरी निगाहों से देखते जाना है, सरसरी निगाहों से देखते जाना है। आज देख लिया, महीने भर बाद फिर उठा लो, महीने भर बाद फिर उठा लो, तो आपको 2-4 बार तो ऐसे रिवीजन हो गया उसका। दूसरा है कि जैसे हमारा जो स्टील और आरसीसी है, तो इनसे तो आपने अगर पढ़ लिया ना कि मान लो जैसे कि आपने स्टील और आरसीसी अच्छे तरीके से आईएएस कोड उसका रिवीजन कर लिया 2-4 बार, तो आपके जस्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे मान लो आरसीसी के, तो उसमें से आपके 6 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, वहां से बन जाएंगे निकल। स्टील के भी ऐसे हैं कि 7-8 क्वेश्चंस तो वहां से बन ही जाना है। तो आईएएस कोड पढ़ते हुए जाना है मुझे, क्या पढ़ते हुए जाना है? आईएएस कोड। इससे फायदा भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आईएएस कोड के रिगार्डिंग आ जाते हैं कि भाई साहब ब्रिक मेसोनरी बनाते हो या ब्रिक के रिकमेंडेशंस हमारे कौन से आईएएस कोड को फॉलो करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी है तो कंक्रीट बनाने की जो मिक्स डिजाइन से है वो कौन से कोड को फॉलो करती हैं, या कभी आपसे बोल देता है कि आईएएस 2062 है, जैसे मान लो कि किसके लिए है, जैसे हमारा कि टिम्बर के लिए, ब्रिक के लिए, कंक्रीट के लिए, किसी अदर के लिए, नन ऑफ दी अबव। इस तरीके से हमारे तो आईएएस कोड को फॉलो करना है, खासकर आरसीसी, स्टील और एक आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, हाईवे इंजीनियरिंग का और रेलवे इंजीनियरिंग का दोनों। और भैया एयरपोर्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। किसको नहीं छोड़ोगे? एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मत छोड़ना। एयरपोर्ट भैया ये मैंने बोला ना आईसीटी जैसा है, 5-10 पेज पढ़ लो सिर्फ एयरपोर्ट के। कितने? 5-10 पेज के इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, तो इंपॉर्टेंट नोट्स अपन जैसे पढ़ते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट नोट्स अपन पढ़ लो सिर्फ एयरपोर्ट के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने एयरपोर्ट मैंने ना तो बीटेक में पढ़ा ना कभी पढ़ा है, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूं। सिर्फ रिकमेंडेशन, विंडरोज डायग्राम, वो आईसीएओ वगैरह मैंने बताया ना, अभी देखो आ गया। ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि आईसीएओ का फुल फॉर्म क्या है, या फिर देखो ये फॉर एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट, उसके लिए रिकमेंडेशन क्या है। बिल्कुल सिंपल सा रिकमेंडेशन। अभी आप बोलोगे मैंने देखा ही नहीं कभी ये, आप रिकमेंडेशन पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये तो वहीं से उठाया डायरेक्ट। तो एयरपोर्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आना ही है, तो 2-3 क्वेश्चन हमारे तुरंत 5 मिनट में, खुद से खूब मान लो कि 1 घंटे में बन जाएंगे। 1 घंटे मतलब 1 घंटे आपने तबीयत से तरीके से आपने एयरपोर्ट का नोट्स का रिवीजन कर लिया, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई साहब, तो 6 नंबर आ रहे हैं ना हमारे। 2 क्वेश्चंस बदले को 6 नंबर, तो वो इस तरीके से हमारे बनते जाना है यहाँ पर। तो एयरपोर्ट को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जैसे सिलेबस डिस्कशंस की बात करें हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर सिलेबस में क्या है कि ये तो पता ही है आपको कि किस तरह। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि किस चीज में क्या था, थोड़ा सा देख लेना है फास्ट थोड़ा सा। जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको हम टॉस बोलते हैं। यहां पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में उन्होंने सोम प्लस टॉस लिखा है।
तो अब यहां पर कोई बोलता है कि मैं किसको स्किप करूं, किसको ज्यादा पढ़ लूं और किस तरीके से मेरे से बनता नहीं है, तो क्या ध्यान रखूं मैं। तो भाई साहब जैसे सोम और टॉस, तो जो टॉस जो है हमारा पूरा स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट, थोड़ा हैवी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का ज्यादा सब्जेक्ट है, क्लियर है। तो जो हमारा रिटन एग्जाम होता है, जो हमारा एमसीक्यू टाइप का सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें हमारा सोम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो जैसे कोई बोलता है ना मुझसे टॉस नहीं बनता है या टॉस में मुझे दिक्कत आती है, तो बन जाए तो अच्छी बात है, बट अगर मान लो बोलता है कि मेरे से तो बनना ही नहीं है, नहीं, तो वो अगर इसको स्किप करना चाहे तो वो इसको स्किप कर सकता है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस जैसे आते हैं मान लो, तो अगर मान लो 3 क्वेश्चंस छोड़ दिए आपने, तो 97 आपके लिए भी बचे हुए हैं क्वेश्चन। बाकी के जैसे इधर से भी देखो तो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे। तो अब सोम को थोड़ा सा आप अच्छी तबीयत से पढ़ लो, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि हो सकता है कि इसका भी एक आध क्वेश्चन इससे कोरिलेट हो जाए, वो बैठ जाए। जैसे इनडिटर्मिनेसी का आता है, तो इनडिटर्मिनेसी इसका टॉपिक है, पर इसका थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपसे इसमें बन जाएगा। तो क्लियर है। तो वो आपका यहां पर ये है कि आप टॉस पर जैसे मान लो बोल रहे हैं कि यार मेरे से बनता नहीं है, तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, तो भी कर रहा हूं, तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, पहले इस सोम को अच्छे से कर लो। क्लियर है। तो यहां पर ये ध्यान रखने की बात है कि मुझे किस सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे देना चाहिए, या दे देना चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर भैया क्या पढ़ूंगा मैं, आईएएस कोड मोर, इंपॉर्टेंस देना है इसको, क्या देना है मुझे, इंपॉर्टेंस देना है आईएएस कोड को। यहां पर भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन में भी मुझे आईएएस कोड को इंपॉर्टेंस देना है। क्लियर है। यहां पर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें आते हैं 2 पार्ट। कौन सा 2 पार्ट, एक मैनेजमेंट वाला और एक वाला आता है इकोनॉमिक्स वाला। एंड थोड़ा सा इक्विपमेंट आ जाते हैं, सिलेबस में नहीं है इक्विपमेंट, बट कभी कभी वो आ जाता है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट आने से क्या हो जाता है, और इकोनॉमिक्स, तो ये थोड़ा सा जैसे क्यूएससी का पार्ट बोल सकते हो कि टेंडर कॉन्ट्रैक्ट इनके रिगार्डिंग। तो भैया सीपीएम बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अगर तरीके से पढ़ो तो मैनेजमेंट वाले कुछ क्वेश्चन सिंपल से वही सीपीएम पार्ट और इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इकोनॉमिक्स वाला जो है टेंडर कॉन्ट्रैक्टर, देखो पिछली बार के जो 2-3 साल के पेपर उठाओगे ना, तो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर से आपसे क्वेश्चन आए ही है। वेलफेयर से आ जाते हैं, लेबर वेलफेयर, लेबर लैंड एक्वाजिशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाला और इक्विपमेंट वाला पार्ट से क्वेश्चंस हमारे एक आध बन ही जाते हैं, सिंपल सा है। 2-3 घंटे इस सब्जेक्ट्स में इस वाले टॉपिक को दे दिया तो आपके कवर अप हो जाते हैं। तो इसको दिक्कत क्या है भाई साहब पढ़ने में, टेंडर पढ़ लो, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डिप्रिसिएशन की मेथड्स पढ़ लो, और इसके बारे में आपका काम होना है। वो वाली भी पढ़ सकते हो आप, उसमें क्यूएससी का जो पार्ट है हमारे एस्टिमेट्स वाले मेथड्स, डिटेल्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो वहां से वो का परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कंटिंजेंसी चार्जेस कितना लेता है, कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट परसेंटेज कितना रहता है। और ये मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये भी सिंपल है। यहां से ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार, नहीं पढ़ता है मुझसे, नहीं बनता है, नहीं करना है भैया, इस दिक्कत हमको, और इसी गलतियां नहीं करना है। क्योंकि आदमी यहां तक आते आते तो घबरा जाता है कि इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्स, क्योंकि इन्वायरमेंट में मेरे पास में आ जाता है डोमेस्टिक वाटर, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर भी बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट और एयर पोल्यूशंस भी आ जाते हैं इस यूनिट में। क्लियर है। तो डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशंस के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब यहां पर क्या करते रहना है हमें कि इस सब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से बल्क में ना पढ़े। बल्क में मतलब एक साथ बैठे और तबियत से पढ़ रहा है, इसको कुछ भी समझ में नहीं बैठा। तो इसके लिए क्या करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा देखो, पढ़ना तो पड़ेगा सिलेबस में, तो पहले हम क्या करें, डोमेस्टिक वाटर वाला टॉपिक फिनिश कर ले, और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बीच में से ऐसा सब्जेक्ट उठा ले। हाँ, और ये भी ध्यान रखें सीक्वेंस ना पड़े, जैसे हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ लिया, स्टील पढ़ लिया, एनफोर्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस नहीं दिया है मैंने, यूनिट दिया है कि 10 यूनिट में से 100 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली, या हर एक यूनिट 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन कैरी करती है। तो आपने मान लो सोम पढ़ लिया, तो कुछ समय जैसे स्ट्रक्चरल वाला पढ़ लिया, तो अभी एनवायरनमेंट उठा लो, इसकी एक आध यूनिट आपने कंप्लीट कर लिया, वापस स्टील उठा लो, फिर इसको उठाने के बाद वाटर रिसोर्स उठा लो, फिर इसको इस तरीके से अल्टरनेट में थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चलता रहेगा, तो माइंड में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता रहेगा। हाँ, तो डोमेस्टिक, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट और एयर पोल्यूशन से इसमें हम क्या कर लेंगे,
कि कुछ कुछ इसमें से टॉपिक हम क्या कर लेंगे कि पढ़ते जाए, मतलब जैसे डोमेस्टिक उठा लिया, फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट, फिर इस तरीके से, तो पार्ट में इसको कर सकते हैं। किसमें? पार्टली। क्या बोलेंगे हम इसको? कि इसका पार्टली सेग्रीगेशन कर दें, कि पार्ट में पढ़ूंगा मैं इसको, रीड इन पार्ट, प्रैक्टिस इन पार्ट। ओके। सिमिलरली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है ना हमारा, तो ये भी हमारा कितना होता है, ये दो प्रकार का, सॉरी दो प्रकार मतलब इसमें भी दो पार्ट हैं। एक है हमारा इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग, और दूसरा है इसमें आपका कौन सा? हाइड्रोलॉजी। कौन सा है? हाइड्रोलॉजी। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी ये बड़ा लगता है पर सिंपल सा है। कैनेडिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी, केनाल इरिगेशन, केनाल रेगुलेशंस वर्क, और इधर फ्रीक्वेंसी और इरिगेशन की इफिशिएंसीज वगैरह, और ड्यूटी डेल्टा, ये कुछ टॉपिक ऐसे क्वेश्चंस बनना ही है। तो क्यों छोड़ू भैया, मैं इनको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ और प्रेसिपिटेशंस हो जाएगा हमारा, और एक हमारा इनफिल्ट्रेशन टॉपिक। तो इन टॉपिकों से भी क्वेश्चंस आना है। और क्या रेन गेज के भाई साहब, इनसे टॉपिक आ जाते हैं कि रेन गेज हमारा रिकॉर्डिंग कौन सा होता है, साइमन साइफन वाले कौन सा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा होता है, बकेट की साइज क्या होती है, इवेपोरेशंस किससे मापते हो पे आप, इवेपो ट्रांसपायरेशन आप किससे मापते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पढ़ने में और रिवीजन करने में क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो इन सब्जेक्ट्स को भी हमें थ्योरेटिकल को ज्यादा मानते हुए स्किप नहीं करना है। तो आप इनको क्या पढ़ोगे? डिटेल में, मतलब कंसेप्चुअल पढ़ते जाओगे। ज्यादा ऐसा भी नहीं कि इरिगेशंस की, जैसे आपको कैनाल डिजाइन है तो पूरी कैनाल डिजाइन पढ़ डाली हमने कि कैनाल डिजाइन कैसे करते हैं, और इसे इतना नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर ग्रेविटी डैम है तो ग्रेविटी डैम की डिजाइन पढ़ डाली, नहीं, डिजाइन नहीं पढ़ डालना है। ग्रेविटी डैम की डिजाइन प्रोसेस पढ़ सकते हो, और ग्रेविटी डैम के क्लासिफिकेशंस पढ़, मतलब डैम के क्लासिफिकेशंस पढ़ सकते हो, और उसके बीच बीच में कंसेप्ट कि कंप्रेशन फेलियर कैसे हो सकता है, टेंशन फेलियर कैसे हो सकता है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो मतलब न्यूमेरिकल पर ज्यादा इस तरीके से ज्यादा एडवांस में जाने के बजाय हम थ्योरेटिकल वाले पार्ट में ज्यादा अंदर जाने की, कंसेप्ट के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसमें हमारा कौन सा है? स्किप कर सकते हैं या करना ही है हमें, कौन सा? पंप और टरबाइन को। रेलवे इंजीनियरिंग, आईएएस कोड क्या पढ़ूंगा मैं? आईएएस कोड। इसमें भी मतलब आईएएस कोड मतलब वही आईआरसी हो। क्या पढ़ोगे भैया? आईआरसी। ओके। तो आईआरसी के कोड पढ़ लेना आप। इसमें हाईवे और एयरपोर्ट्स के लिए भी आईआरसी कोड एंड आईसीएओ। आईसीएओ वाला जो है वो क्या है? हमारा इंटरनेशनल कोड चलता है, क्योंकि एयरपोर्ट तो हमारा, जैसे हाईवे है तो रोड तो हमारे यहाँ पर हमारे व्हीकल चलेंगे, अमेरिका में अमेरिका के चलेंगे, बट जो एयरपोर्ट है वो हम इंटरनेशनल कोड के हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो एयरप्लेन है वो भी तो हमें इंडिया में आएगा, इंडिया का एयरप्लेन है वो भी तो अमेरिका जाएगा, लंदन में जाएगा, फ्रांस जाएगा, अलग अलग देशों में जाएगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक आईसीएओ करके कोड आता है, तो वो हमें फॉलो कर लेना है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे लोगों का, मतलब 80% लोगों का, मतलब स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ये मेरा सब्जेक्ट फेवरेट है, सिंपल लगता है। भाई साहब यहाँ पे भी गलतियां करते हो आप। क्या करते हो? मैंने बोला है ना कि इसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो हुई हमारी, क्या हुई? इंडेक्स प्रॉपर्टीज हुई, इफेक्टिव स्ट्रेस हुए हमारे, परमिएबिलिटी वाला टॉपिक हुआ, कॉम्पैक्शन वाला टॉपिक हुआ, मिनरल्स वाला टॉपिक हुआ। यहाँ तक हमें सिंपल लगता है और हम यहाँ तक पढ़ते हैं अच्छे से, फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना आदमी को जैसे जैसे थक जाता है तो सो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर करते हो। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मेरे को बहुत अच्छे से इसमें से आ चुका है, बिल्कुल आ जाता है बच्चों को यहाँ तक, कॉम्पैक्शन तक, इफेक्टिव स्ट्रेस तक। उसके बाद वो स्किप करने लग जाता है। स्किप मतलब शेयर स्ट्रेंथ, अरे यार नहीं बनेगा, थोड़ा सा देख लेता हूँ उसमें ट्राइएक्सियल क्या है, अनड्रेन्ड कंडीशंस में क्या हो जाता है, अनकंसोलिडेशन में क्या हो जाता है, फिर नहीं बनेगा। फिर उधर अर्थ प्रेशर थ्योरी जो है हमारी, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव, उसको स्किप कर देते हैं। फाउंडेशंस को हम स्किप या थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कंसोलिडेशन तक जाते तो भूल ही जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। पूरा सब्जेक्ट बोलते ना, कम पढ़ो पर पूरा पढ़ो। क्लियर है? यहाँ पर यही ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस्ड और न्यू दोनों के लिए। क्या? कम पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो, पर पूरा पढ़ो। क्लियर है? यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ते जाना है। बहुत सारे आपके डाउट भी हो सकते हैं कि आपने हमको ग्लिचेस में डाल दिया है या हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो इसकी कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने आपको सिर्फ ये गाइड करने की कोशिश किया है
कि किस तरीके से पढ़ सकते हो और क्या क्या पढ़ते रहना है हमें, और किस तरीके से मतलब वो हमें बताना है कि प्रैक्टिस करते हो। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे से क्या नहीं बनता है, कि थोड़े समय तक तो याद रहता है फिर भूल जाता हूं। तो कारण ये है कि मैंने भैया जिस दिन सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसी दिन प्रैक्टिस लगा ली, नहीं करना है ऐसा। स्टार्टिंग में लगेगा आपको, 20 दिन बात करोगे ना उस सब्जेक्ट के, तो आपको लगेगा कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बना और यार मैं भूल गया। पर आप बार बार ऐसा करोगे ना 20-20 दिन तक, तो आपकी माइंड की वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि मेरे को 20 दिन तक याद रखना है इस चीज को। क्या बन जाएगा कि 20 दिन तक मुझे इसको याद रखना है। तो हमें यही करते रहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस एक अल्टरनेट वे में करते रहना है, और इसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहां पर आपके लिए ना तो मैं कोई प्रमोशंस करने आया हूं, ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए ना तो प्रमोशंस के लिए है, न आपको मैं ये फोर्स करने आया हूं कि आप कुछ ये करना है या फिर हमारे ही इंस्टीट्यूट पर। देखो बच्चे हमारे होंगे मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स हो हमारे, तो आप दो तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो, हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, बिल्कुल आप जरूरी नहीं कि हमसे कांटेक्ट में मतलब इस तरीके से कर सकते हो कि हमारे से जुड़े हुए होंगे तभी कर पाओगे। आप बिल्कुल कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, वही सा भी गाइडेंस चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। बट अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए या जिनको हेल्प चाहिए, किसी की जरिए आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हम आपके लिए वो जरिया बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं ही आपके लिए जरिया हूं, हम भी आपके लिए जरिया बन सकते हैं, सिर्फ मैं इतना बोलूंगा। तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल भी प्रमोशंस नहीं कर रहा हूं, और आप ये भी ना माने कि आपको यहां पर मैं प्रमोशंस के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आ जा रहा हूं कि अगर आप हमारे थ्रू तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ हमारे थ्रू नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर हमारे थ्रू आपका विचार बन रहा है कि तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ आपको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं कुछ इस तरीके से। एमपीपीएससी ये जो 2024-25 का आने वाला नोटिफिकेशन, इसमें आपको सारी सुविधाएं यहां पर मिलती जाएगी। क्या मिलती जाएगी? जैसे आपको डेली क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलते रहेंगे। डेली क्लास नोट्स मतलब जो आप जैसे आरसीसी पढ़ रहे हो तो आरसीसी आपका पूरा जैसा आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरी राइटिंग सही नहीं होती, मेरे से पढ़ते नहीं बनता है, मेरे से जब लिखने बैठता हूँ क्लास में तो समझ में नहीं आता है, और टीचर इतने में हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो हमें भी सिलेबस कवर करना है तो थोड़ा सा स्पीड में तो नहीं लेते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि वो बच्चा कोई ज्यादा ही स्लो हो तो वो लिख नहीं पाता है, या राइटिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए वही वाले क्लास नोट्स हम उसको पहले से ही प्रोवाइड कर देंगे, तो डेली क्लास नोट्स उसको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मिलती रहेगी उसको, कि जो सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स आरसीसी पूरा डिटेल में पढ़ लिया तो एक बार भाई साहब ये ध्यान रखना है, डिटेल्ड नोट्स में एक बार या दो बार पढ़ता हूं, बार बार जब रिवीजन करता हूं तो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ना ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। खुद के भी कोशिश करें कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जब जब एग्जाम ना हो तब तक मतलब जब तक एग्जाम ना हो तब तब हम बीच बीच में वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहे। जहां लगे कि ये समझ में नहीं आए वापस डिटेल नोट उठा लो। तो आपको सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स मिलते रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहेगी अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन बैच स्टार्ट करते हैं तो। टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस रहेगी, मतलब बीच बीच में आपको जो टीचर है वो खुद भी डिजिटल बोर्ड पर आपको क्या करवाते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एंड कंसेप्ट। डाउट सेशंस रहेंगे, ये आपका एनीथिंग एनी टाइम रहेगा, एवरीवेयर मतलब आप जब भी जाएं 24/7 आवर्स आपके लिए हम अवेलेबल हैं। आप कॉल करिए, आपको हम मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालिए, आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। मेरे ये कॉल और व्हाट्सएप पर हम सपोर्ट आपका 24/7 मिलता है। जब भी आप बोलोगे रात की 11 बजे 12 बजे भी आप बोलोगे ना मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, तो आपका उसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट आ रहे हैं, माइंड में कुछ और भी चल रहा है, तो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में आपको नंबर भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको ये नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको पूरा नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर चाहें, या फिर iOS पर है तो आप एप्पल स्टोर पर जा सकते हैं, और ये अवेलेबल हमारा फॉर ऑल इन विंडोज। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं मोबाइल ऐप में चला लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बोलते हैं कि मैं पीसी में चलाता हूं जैसे ये ऐप, तो उसके लिए भी आपको अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पीसी की लिंक दी गई है, iOS की दी गई है, और आपको प्ले स्टोर से करना है तो उसकी भी लिंक, और किस तरीके से पर्टिकुलर किसी कोर्स पर जाना है तो वहां पर भी आपको लिंक दिया गया है। अगर इस वीडियो तक आप लास्ट तक बने हुए हो, अगर इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने हुए हो तो आपके लिए यहां पर ये आपका नोट्स एड्रेस है, अगर आप हमसे मिलना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर मिल सकते हैं।
और एक आपके लिए सरप्राइज है। क्या है सरप्राइज? कि अगर आप ये ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों अवेलेबल है। रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल है